वर्ल्ड वॉर 3 एक ऐसा फ्रेज जिसको हम बार बार सुन रहे हैं। ये वो अल्फाज हैं जिनको हम सिर्फ फिल्मों में सुनते थे और आज ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ट्रेंड कर रहा है। जब भी कोई ड्रोन स्ट्राइक होता है मिडिल ईस्ट के अंदर, वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। जब भी कोई साउथ चाइना सी में क्लैश होता है, वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। और जब भी रशिया किसी को धमकी देता है, तब भी वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। साउथ एशिया में जो टेंशंस चल रही हैं, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, नेटो और रशिया के दरमियान जो कुछ हो रहा है, और अमेरिका और चीन की जो राइवलरी है, अब ऐसा लगता है कि जो दुनिया जो है वो अनस्टेबल हो गई है और शायद हम वर्ल्ड वॉर 3 के करीब जा रहे हैं। बट क्या वाकई में कोई ग्लोबल वॉर आ रही है और या ये सिर्फ एक खौफ है जो कि रियलिटी से बड़ा है? इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो ट्रिगर्स, हिस्टोरिकल पैटर्न्स, ग्लोबल अलायंसेस, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन्स, प्रॉक्सी वॉर्स और स्ट्रक्चरल फोर्सेस जो कि दुनिया को पुश कर रही हैं एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। और क्या जो इंसानियत है, क्या हम लोग जो हैं वो जंग अज़ीम 3 की तरफ जा रहे हैं? पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। आज अगर हम खौफ महसूस कर रहे हैं तो हमें कुछ डेकेड्स पहले जानना होगा कि ये एक्चुअली क्यों शुरू हुई और इनकी क्या वजूहत हैं। इससे पहले कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करें, हमें सबसे पहले जानना है कि वर्ल्ड वॉर एक्चुअली होती क्या है। देखिए, वर्ल्ड वॉर जो है खाली एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर मेजर पावर्स, मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स और मल्टीपल अलायंसेस आपस में इन्वॉल्व होते हैं और वो आपस में लड़ते हैं ऑन द होल प्लैनेटरी स्केल। तारीख में खाली अभी तक 2 ऐसी वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं जिनको हम कहते हैं जंग अज़ीम 1 और जंग अज़ीम 2। जंग अज़ीम 1 जो है वो 1914 से 1918 के दरमियान लड़ी गई थी और वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो ऐसे स्टार्ट हुई थी कि आर्च ड्यूक था फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरिया का, उसको असैसिनेट किया था एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने। और ये जो क्राइसिस था ये ग्लोबली एक्सप्लोड हो गया था क्योंकि जो यूरोपियन नेशंस हैं उनकी आपस में टैंगल्ड अलायंसेस थी। इस असैसिनेशन के बाद क्या हुआ कि एक डोमिनो इफेक्ट हुआ और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जो मिलिट्री अलायंसेस का था, उसने टेंशंस को मजीद बढ़ा दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर तकरीबन 30 ममालिक जो थे वो इन्वॉल्व थे। इस जंग के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिल गई जैसे कि टैंक्स, मशीन गन्स, केमिकल वेपन्स, और इन तमाम चीज़ों ने वॉरफेयर को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो उसके साथ साथ ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर, जर्मन एंड रशियन एम्पायर्स भी कोलैप्स कर गए थे। और इस जंग के अंदर तकरीबन 40 मिलियन डेथ्स यानी कि 40 लाख तकरीबन कैजुअलिटीज हुई थी इसके अंदर। अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 के बीच में लड़ी गई थी और इसकी जो शुरुआत है वो हिटलर ने स्टार्ट किया जब उसने पोलैंड को इन्वेड किया। वर्ल्ड वॉर 2 तारीख में अभी तक सबसे ज्यादा डेडलीस्ट और लार्जेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है जो ह्यूमन हिस्ट्री में लड़ी गई। इसके अंदर तकरीबन दुनिया का हर मेजर पावर इन्वॉल्व था, यूरोप से, एशिया से, अफ्रीका से एंड फ्रॉम द पैसिफिक एंड नॉर्थ अमेरिका एज वेल। इसके अंदर तकरीबन 70 लाख डेथ्स या कैजुअलिटीज थी। और वर्ल्ड वॉर 2 कैसे खत्म हुई? इसका इख्तिताम ऐसे हुआ कि जब अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम्स गिराए। On 6th August 1945, American bomber Enola Gay dropped an atomic bomb on the Japanese city of Hiroshima. और कई जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि ये पहला और आखिरी यूज था न्यूक्लियर पावर का। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस बन गई और इसके साथ साथ हम एक नए एरा के अंदर आ गए जिसको हम कहते हैं यूएस एंड सोवियत राइवलरी। And it is now my duty, my honor and my privilege in the chair to call for a vote on the approval of the Charter of the United Nations. Nation by nation, the delegates stand up for the great new charter they hammered out together. अब इन दोनों जंगों को आज के कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो दोनों जंगें क्यों शुरू हुई? नेशनलिज्म की वजह से, राइजिंग मिलिट्री पावर, जब ममालिक ने अपना मिलिट्री मसल दिखाया, मिस कैलकुलेशंस हुई थी, अलायंसेस बन गई थी और उसके अलावा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो ग्लोबल बन गए थे। और अगर हम देखें तो यही वो पैटर्न्स हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ कि ग्लोबल टेंशंस जो हैं वो इवॉल्व हुई और हम लोग कोल्ड वॉर एरा के अंदर एंटर हो गए, जैसे मैंने बताया कि यूएस और सोवियत के बीच में। At the end of the Second World War, the Cold War had begun. The world lay divided between 2 great superpowers,
the United States and the Soviet Union. और इस दौरान क्या हुआ कि यूएस एंड यूएसएसआर जो है दोनों फॉर ग्लोबल डोमिनेंस लड़ रहे थे। इन्होंने प्रॉक्सी वॉर्स कंडक्ट की, आर्म्स रेस थी, किसका ज़्यादा असला है, मॉडर्न असला है, और उसके अलावा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसका दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को लेकर इन दोनों ने आपस में टग ऑफ वॉर की थी। फिर कोल्ड वॉर 1991 में ख़त्म होगी और उसके बाद सोवियत यूनियन ब्रोक इनटू पीसेस। और इसके बाद क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स बिकेम द अनचैलेंज्ड ग्लोबल पावर। फिर हमने 2000s के अंदर देखा कि न्यू ग्लोबल प्लेयर्स जैसे कि रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया और कई और ग्लोबल प्लेयर्स जिन्होंने राइज किया। दुनिया जो है हमने देखा कि शिफ्ट हुई फ्रॉम द यूनिपोलर सिस्टम जैसे कि ओनली वन सुपर पावर जो यूनाइटेड स्टेट्स टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेट्स बन गए। यहाँ पर यह बात याद रखना कि मल्टीपोलर सिस्टम्स जो है ना हिस्टोरिकली ये अनस्टेबल है। आज अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड का आगाज हो गया है तो हमें फिर भी ये देखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स स्टिल is the most strongest and the most stable economy of the world with the leading military power, but उनकी इस dominance को कई ममालिक इस वक्त चैलेंज कर रहे हैं। अब इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में आपने अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी की स्टेट्स हैं, कौन सी की कंट्रीज और प्लेयर्स हैं। अकॉर्डिंग टू मेनी क्रिटिक्स यूएस अभी भी इट इज द ओनली सुपर पावर। सुपर पावर की डेफिनेशन जो हमें मिलती है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट देते हैं, जो मिलिट्री के एक्सपर्ट्स देते हैं, वो ये है कि सुपर पावर इज वन जिसके पास इकोनॉमिक पावर हो और मिलिट्री पावर हो। और यूनाइटेड स्टेट्स के पास दोनों चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ एक थर्ड फैक्टर होता है ग्लोबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और वो भी इनके पास मौजूद है। सो मेनी पीपल कॉल द यूनाइटेड स्टेट्स द ओनली सुपर पावर, बट येट वो इस टाइम चैलेंज हो रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने 1945 के बाद आज तक दुनिया को लीड किया है और दुनिया को डोमिनेट किया इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली। उनका इस वक्त जो जीडीपी है वो $30 ट्रिलियन है, विच इज द लार्जेस्ट। उन्होंने ग्लोबल अलायंसेस बिल्ड की हुई हैं जैसे कि नेटो, जापान यूएस अलायंस, साउथ कोरिया यूएस अलायंस एंड मेनी अदर्स। उसके अलावा कई कंट्रीज को इनडायरेक्टली भी वो कंट्रोल करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके अलावा उन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक और स्विफ्ट। लेकिन आज यूनाइटेड स्टेट्स जो है इकोनॉमिक कंपटीशन फेस कर रहे हैं फ्रॉम चाइना, मिलिट्री चैलेंज उनको रशिया से, और उसके अलावा उनके अपने होम के अंदर, अपने ही मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। ये तमाम चीज़ें इनकी सुपर पावर स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। एंड दीज ऑल थिंग्स आर लीडिंग टुवर्ड्स ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। फिर हम बात करते हैं चाइना की। एक ऐसी मिसाल है जो हमें पहले देखने को नहीं मिलती। चाइना का तारीख में फास्टेस्ट राइज है इन मॉडर्न हिस्ट्री टुवर्ड्स सक्सेस। 1980s में हम बात करें तो चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल ही छोटी थी। आज चाइना यूनाइटेड स्टेट्स को चैलेंज कर रही है। इट हैज़ द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ $20 ट्रिलियन, और अमेरिका को टेक्नोलॉजी में भी टक्कर दे रही है, मिलिट्री में भी टक्कर दे रही है, AI के अंदर लीड कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो लीड कर रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी वो लीड कर रही है। चाइना ने मल्टीपल ग्लोबल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि 140+ कंट्रीज को कनेक्ट करती है। इन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं, मिलिट्री बेसिस बनाए हैं साउथ चाइना सी के पास, और उसके अलावा कॉन्स्टेंटली इनका जो इन्फ्लुएंस है वो अफ्रीका, एशिया और मिडल ईस्ट के अंदर है। चाइना को जो राइज है ये यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिपोलर डोमिनेंस को डायरेक्ट थ्रेट है और ये फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। फिर हम बात करेंगे रशिया की। रशिया जो है नो डाउट इन्होंने अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस लूज किया आफ्टर द सोवियत यूनियंस कोलैप्स इन 1991, लेकिन पुतिन की लीडरशिप के अंदर इन्होंने अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड किया, अपनी आर्मी को रीबिल्ड किया, और ग्लोबल पॉलिटिकल प्रेजेंस को भी इन्होंने रीबिल्ड किया है। रशिया ने रिसेंटली यूक्रेन में एक फुल इन्वेजन लॉन्च किया 2022 में। Russia launched a full-scale invasion on multiple fronts in the early hours of this morning, firing missiles at key military infrastructure sites. This evening, its troops are reported to be advancing from the north onto Kyiv. और रशिया जो वो बिलीव करते हैं कि जो नेटो है वो इसको एनसर्कल कर रहा है, घेर रहा है। और रशिया क्या करता है कि ये अपनी जो एनर्जी है, रिसोर्सेज हैं जैसे कि ऑयल एंड गैस हैं, इसको एज अ जियोपॉलिटिकल वेपन इस्तेमाल करते हैं। और रशिया का हमेशा से यही ड्रीम है कि वो अपना जो उनका लॉस्ट ग्रेट पावर स्टेटस है उसको वो दोबारा से रीगेन करें, और इसी उनके एम्बिशन की वजह से उनका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है विद द वेस्ट। फिर हम बात करते हैं यूरोप और नेटो की। यूरोप और नेटो क्या चाहते हैं? वो सिक्योरिटी चाहते हैं इन यूनिटी, इकट्ठे मिलके हम आगे बढ़ें और हम आपस में सिक्योर रहें। यूरोपियन यूनियन जो है उनका एक ही एम है कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर सकें और हम अमेरिका पर रिलाई करें फॉर मिलिट्री पर्पसेस। नेटो जो है उन्होंने एक्सपैंड किया, आहिस्ता आहिस्ता वो अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं एंड दे आर स्लोली रीचिंग टुवर्ड्स द सोवियत स्टेट्स। नेटो जो है वो यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट करी है, जिसने रशिया को अच्छा खासा प्रोवोक किया और एंगर किया है। और फिर हम बात करेंगे इंडिया, पाकिस्तान, टर्की, ईरान और गल्फ स्टेट्स की। ये जो कंट्रीज और नेशंस हैं ये इकोनॉमिकली और मिलिटरीली राइज कर रहे हैं
और ये वो कंट्रीज हैं जो कि रीजनल बैलेंस को भी डिटरमिन करते हैं। देखिए इंडिया जो है वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इट इज क्लोजर टू द यूएस, लेकिन वो साथ साथ रशिया से भी ऑयल खरीद रहे हैं। पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट एंड अ की प्लेयर इन साउथ एशिया एंड चाइना सीपैक। टर्की जो है इट कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन एनी पोटेंशियल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। ईरान जो है इट इज अ रीजनल मिलिट्री पावर और इसका जो नेटवर्क है वो रीजन में काफी ज्यादा एक्सपैंड है। सऊदी अरेबिया एंड यूएई और मिडिल ईस्ट की हम बात करें, ये इकोनॉमिक जायंट्स हैं जो कि दुनिया की एनर्जी मार्केट्स अगेन ऑयल एंड गैस को कंट्रोल करती हैं। ये जो सब पावर्स हैं ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और ग्लोबल टेंशन के अंदर एक नई लेयर ऐड कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा उन हॉटस्पॉट्स के बारे में जो कि वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो हॉटस्पॉट है एज डिस्कस्ड रशिया और नेटो का जो आपस में मसला फ्रिक्शन चल रही है। देखिए नेटो विच इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1949 में फॉर्म की थी एज अ मिलिट्री अलायंस टू डायरेक्टली काउंटर द सोवियत एक्सपेंशन। और नेटो के अंदर एक कोर प्रिंसिपल इनके आर्टिकल 5 के अंदर, नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है एन अटैक ऑन वन नेटो मेंबर इज एन अटैक ऑन ऑल। इसका मतलब यह कि अगर नेटो के जो 32 मेंबर्स हैं इस टाइम उनमें से किसी एक के ऊपर भी हमला होगा तो वो सब के ऊपर हमला है। ये वो क्लॉज है जो कि नेटो को दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस बनाता है तारीख के अंदर। अब रशिया नेटो को एज अ थ्रेट क्यों देखता है? देखें कुछ फॉर्मर रशियन स्टेट्स जो हैं उन्होंने नेटो को ज्वाइन किया जो कि रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं है। नेटो के जो मिसाइल्स हैं वो रशियन बॉर्डर्स के करीब करीब स्टेशन कर दिए गए हैं जो कि रशिया को आहिस्ता आहिस्ता चोक करने की कोशिश कर रहे हैं वो। और मॉस्को यानी कि रशिया को ये डर है कि यूक्रेन भी नेटो कहीं ज्वाइन ना कर ले और उसके बाद अगर यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन कर लिया तो नेटो की जो बेसिस है वो बिल्कुल रशियन बॉर्डर के पास हमसाए में उसके आ जाएंगे। तो ये रशिया को एक डायरेक्ट थ्रेट है नेटो का। देखिए रशिया ने ऑलरेडी तकरीबन यूक्रेन के 4 से 5 रीजन्स जो हैं 2022 से अभी तक हम बात करें उनको उसने कंट्रोल कर लिया है। इट हैज एनेक्स्ड दोज रीजन्स। नेटो जो है वो सप्लाई कर रहा है टैंक्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और F-16 की ट्रेनिंग। उसके अलावा रशिया जो है उसने न्यूक्लियर वेपन्स आसपास भी डिप्लॉय की हुई है जस्ट फॉर द सेफ साइड कि अपने को उसने प्रोटेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर अगर स्लाइड से भी मिसकैलकुलेशन होती है फ्रॉम रशियाज एंड या फ्रॉम नेटोज एंड कि अगर कोई रशियन मिसाइल किसी भी नेटो कंट्री को हिट करता है या लैंड करता है एक्सीडेंटली, सो इट कैन ट्रिगर आर्टिकल 5 ऑफ नेटो। और शायद ये वो वजह है या शायद इस तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो शुरू होती है। दूसरा जो हॉटस्पॉट है जिस पे अपने नजर रखनी है वो है चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए ये एक बहुत ही डेंजरस फ्लैश पॉइंट है, खास तौर पर अगर हम ताइवान और इंडो पैसिफिक की बात करें। यहाँ पर देखिए ताइवान का जो इशू है वो इस टाइम चाइना और अमेरिका दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए 1949 में जो चाइना की सिविल वॉर थी उसके बाद जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जिसको डिफीट हुई थी वो ताइवान भाग गई थी। मेनलैंड चाइना जिसको हम PRC कहते हैं और ताइवान ये दोनों क्लेम करते हैं कि हम ही असल चीन है, हम ही असल चाइना है। ताइवान आज जो एक डेमोक्रेसी है, उनकी अपनी हुकूमत है, उनकी अपनी करेंसी, उनकी अपनी मिलिट्री है, लेकिन चाइना बार बार ये इसरार करता है ताइवान को कि आप वापस आ जाए, हमें रीयूनिफाई होना चाहिए बाय पीस और थ्रू फोर्स। अब ताइवान जो है ये ग्लोबली क्यों इतना इंपॉर्टेंट है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स? देखिए ताइवान इज होम टू TSMC जो कि दुनिया की 90% एडवांस चिप्स बनाता है। अगर ताइवान चाइना के साथ मर्ज हो जाता है तो बीजिंग को ग्लोबल टेक्नोलॉजी की, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स की डोमिनेंस हो जाएगी। और अमेरिका हर किस ये चीज नहीं चाहता कि एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है उसमें चाइना के पास सारा कंट्रोल आ जाए। अमेरिका जो है वो ये कहता है कि हम स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी पर बिलीव करते हैं। वो क्लियरली नहीं कहता कि मैं ताइवान के साथ हूं या नहीं हूं, लेकिन हम पास्ट में अगर बात करें तो जो बाइडेन जो थे प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने कई बार ये कहा है कि अमेरिका जो है वो ताइवान को लाजमी डिफेंड करेगा इन केस चाइना अटैक्स। Whether American forces would defend Taiwan, but the commander-in-chief had a view of his own. अब एस्केलेशन की एग्जांपल्स क्या हैं यहाँ पे? देखिए चाइना ऑलरेडी जो है वो 50 से 100 जेट्स भेजता है ताइवान की एयर स्पेस के इर्द गिर्द टू चेक द जोन रेगुलरली कि क्या वहां पर और तो कोई नहीं आ रहा। उसके अलावा जो यूएस की वॉरशिप्स हैं वो सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं ताइवान के इर्द गिर्द। जापान जो है सदर्न आइलैंड्स को मिलिटराइज कर रहा है और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो भी न्यूक्लियर सबमरीन्स आसपास बिल्ड कर रहा है। तो ये क्या ये एक राइवलरी है जो बढ़ती चली जा रही है और भी मिलिट्री अलायंसेस इसमें इन्वॉल्व होने जा रही हैं। तो ये जो सारी इनकी यूएस चाइना की राइवलरी है, ताइवान जिसमें इन्वॉल्व हुआ है, ये मिलिट्री पावर, AI, सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ मेटल्स और ग्लोबल ट्रेड के जो रूट्स हैं उसके ऊपर है। कोई भी मिस स्टेप या मिस कैलकुलेशन इस पूरे सिनेरियो के बीच में जो है दैट कुड ट्रिगर वर्ल्ड वॉर 3।
अगला जो हमारा हॉट स्पॉट है जिस पे हमें नजर रखनी है वो है मिडिल ईस्ट। देखिए मिडिल ईस्ट इस टाइम सबसे ज्यादा वॉलेटाइल रीजन है दुनिया का। इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट, ईरान यूएस टेंशंस, हूती अटैक्स नियर द रेड सी, प्रॉक्सी वॉर सीरिया, यमन और लेबनान के अंदर। सो मिडिल ईस्ट जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एनी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और वॉर। एनर्जी रिसोर्सेज हैं दुनिया की 80% ऑयल एंड 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स गैस यहाँ पर मौजूद है। ये वो ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से जो अगर अफेक्ट होती हैं कंट्रीज तो ग्लोबल प्राइसेस जो हैं वो इंस्टेंटली चेंज हो जाती हैं। रिलीजियस सिग्निफिकेंस है मिडिल ईस्ट में, होली साइट्स हैं मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, जूस के लिए, जिसकी वजह से पॉलिटिकल टेंशंस एम्पलीफाई हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ग्लोबल पावर्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, यूएस इजराइल को बैक करता है और बाकी भी वर्ल्ड पावर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। चाइना जो है वो सऊदी अरेबिया और ईरान में हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है। रशिया इज एक्टिव इन सीरिया। ईरान और टर्की जो है वो अपना इस रीजन में इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड कर रहे हैं। ये जो मल्टीपल अलायंसेस की इन्वॉल्वमेंट है, जो हिस्टोरिकल पैटर्न आप देख रहे हैं अगर, सो देयर इज अ हाई चांस, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ एस्केलेशन इन दिस रीजन दैट कुड पोटेंशियली ट्रिगर वर्ल्ड वॉर 3। एक और जो हॉट स्पॉट है इस पे हमने सबने नजर रखनी है, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए साउथ एशिया में दो बड़ी न्यूक्लियर पावर्स हैं और वो दोनों पावर्स भी नेबर्स हैं जिनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है ऑफ वॉर्स, टेंशंस एंड एस्केलेशंस। मई 2025 में भी हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगेन देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट। और उस दिन से आज तक यही सुनने को मिलता है कि शायद दोबारा से जंग छिड़ जाए और शायद वी विल एंटर अ न्यू फेज ऑफ द वॉर। Ceasefire between India and Pakistan. 10 May 2025. Tensions between two nuclear-armed neighbors, India and Pakistan, once again reached a boiling point. But this time, the skies roared louder than ever before. देखिए इंडिया पाकिस्तान की जो जंग है दैट कैन बी ट्रिगर्ड बाय द कश्मीर डिस्प्यूट, क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी जो है, पॉलिटिकल नेशनलाइजेशन, मिलिट्री बिल्डअप्स, ये तमाम रीजन हैं जिसकी वजह से जंग दोबारा स्टार्ट हो सकती है। ऑल्दो दोनों ममालिक को पता है कि न्यूक्लियर का इस्तेमाल जो होगा वो कैटास्ट्रॉफिक होगा, लेकिन कोई भी जो मिस कैलकुलेशन है दैट स्टिल रिमेन्स अ रिस्क। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और एंगल देना चाहूँगा। वर्ल्ड वॉर 3 जंग अज़ीम 3 बेशक मिलिटरीली शायद ना हो पाए क्योंकि जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत सिवियर होंगे, लेकिन इकोनॉमिकली वर्ल्ड वॉर या इकोनॉमिक वॉरफेयर इज ऑलरेडी हियर। सैंक्शंस, चिप बैन्स, एआई और सेमीकंडक्टर की जो रेस है, एनर्जी वॉर्स, करेंसी पावर स्ट्रगल्स और ग्लोबल सप्लाई चेन्स का जो कंट्रोल है, ये सब वो इकोनॉमिक वॉरफेयर का हिस्सा है जो कि ग्लोबली हमें देखने को मिलता है। रशिया यूक्रेन की जो जंग है इसने ग्लोबली महंगाई, इन्फ्लेशन कॉज कर दी। यूएस चाइना की जो राइवलरी है ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी को अफेक्ट करती है। रेड सी की जो टेंशंस हैं ये दुनिया का 12% ट्रेड को डिसरप्ट करता है। सो जो जंगें हैं ये सिर्फ अब असले से या बम से नहीं लड़ी जाती, ये डॉलर्स, डेटा, चिप्स, ट्रेड, इन चीजों से लड़ी जाती है। अब अकॉर्डिंग टू मेनी पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स एंड मेनी थिंक टैंक्स, वो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 इज अनलाइकली बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल ड्यू टू मेनली वन रीजन, न्यूक्लियर रियलिटी। देखें जो सबसे बड़ी वजह पेश की जाती है कि जंग अज़ीम 3 शायद ना हो वो है न्यूक्लियर वेपन्स की। इस टाइम दुनिया में तकरीबन 13,000 से जायद न्यूक्लियर वॉरहेड्स एग्जिस्ट करते हैं। एक फुल स्केल जंग जिसमें मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स, मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी और उनमें कई कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे। सो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, ग्लोबल कोलैप्स, एंड ऑफ सिविलाइजेशन, ये तमाम चीजें हो जाएंगी एंड नो वन वांट्स इट। न्यूक्लियर वॉरफेयर में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, कहते हैं मैड। नो वन वांट्स टू बिकम मैड एंड नो वन इज मैड। मैड का मतलब होता है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर एक न्यूक्लियर स्टेट किसी और मुल्क पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा, उसको पता है कि इन रिटर्न अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो मेरे पे भी न्यूक्लियर वेपन गिराएगा और मैं भी तबाह हो जाऊंगा। देखिए वर्ल्ड वॉर 3 एट अ ग्लोबल लेवल इज हाईली अनलाइकली, लेकिन मिलिट्री स्कर्मिशेस, छोटे बैटल्स, छोटी वॉर्स ये होती रहेंगी और शायद मजीद फ्यूचर में हो। लेकिन आज अगर हम बात करें तो दुनिया 1945 के बाद आज सबसे ज्यादा फ्रेजाइल और वीक है। ह्यूमन सर्वाइवल या इंसानियत अब डिपेंड करती है कि क्या जो ग्लोबल पावर्स हैं वो अपनी दुश्मनी को, अपनी राइवलरी को आपस में कैसे मैनेज करते हैं, या क्या कहीं वो कैटास्ट्रोफी की तरफ तो नहीं चले जाएंगे। सो हम अब किधर जा रहे हैं, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अस। देखिए मिनी वॉर्स, प्रॉक्सी वॉर्स,
साइबर वॉर्स, इकोनॉमिक वॉरफेयर और राइजिंग नेशनलिज्म, ये सब हमें देखने को मिलता है और फ्यूचर में मजीद हम इन चीज़ों को और ज़्यादा देखेंगे। दुनिया इस टाइम बिल्कुल अनस्टेबल है, लेकिन जो कंट्रीज हैं वो अंडरस्टैंड करती हैं कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की क्या कीमत है। असल जो डेंजर है वो इंटेंशनल वॉर नहीं है कि जान के किसी ने जंग स्टार्ट करनी है, दैट इज मिसकैलकुलेशन। कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए, कहीं हल्की सी मिसकैलकुलेशन ना हो जाए। एक छोटा सा मिसाइल अगर आपने गलत फायर कर दिया, एक छोटा सा नेवल इंसिडेंट हो गया अगर समंदर में, इट कैन पुश सुपर पावर्स इनटू एस्केलेशन बिफोर डिप्लोमेसी कैन स्टॉप इट। हम इस टाइम पीस में नहीं रह रहे, हम फ्रेजाइल स्टेबिलिटी के अंदर रह रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 इज नॉट इनएविटेबल, बट द वर्ल्ड मस्ट रिकॉग्नाइज कि राइजिंग टेंशंस, इकोनॉमिक राइवलरीज, नेशनलिज्म, मिलिट्री बिल्डअप्स एंड ग्लोबल डिस्ट्रस्ट, ये तमाम वो हिस्टोरिकल पैटर्न्स हैं जो हमने देखे हैं जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई। और तारीख ने साबित करके दिखाया है कि जंगें जो हैं वो इंटेंशनली नहीं शुरू की जाती हैं, वो तब शुरू होती हैं जब हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारा जो काम है वो है कि हम इन्फॉर्म रहें, अवेयर रहें और तारीख से सीखें। दुनिया जो है वो तेजी से बदल रही है और हमारी उम्मीद है कि इट चेंजेस फॉर द बेटर।